यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस करते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ठीक है भाई, अगर आपने सारे इसके थोड़े से बेसिक्स रिवाइज कर लिए और कुछ क्वेश्चंस जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपकी एक ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छा है। तो भाई सीधी सी बात है, एक्यूरेसी तो डिपेंड करेगी, जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। और आपको क्वेश्चंस को कई बार भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार करने से थोड़ा बहुत जो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है, मींस थोड़ा बहुत आप टाइम लेते हो। जैसे लोग कहते हैं स्पीड नहीं बन रही, तो वो स्पीड नहीं बन रही इसलिए क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन किया है, 2 बार करिए तो स्पीड थोड़ी बेटर हो जाएगी, 3 बार करिए स्पीड और बेटर हो जाएगी। इसलिए कई बार हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन के पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके तो ये तो आपको मालूम ही है कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ ये दोनों सिमिलर लॉज हैं। एक कैपिटल जी m1m2/r², एक 1/4πε0 q1q2/r²। वहां मास जो रोल प्ले करता है, यहां पे चार्ज रोल प्ले करता है। और दोनों में 1/r² का टर्म है, एक में कैपिटल जी है तो एक जगह 1/4πε है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर टाइप के रोल प्ले करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, दिस इज gm/r²। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा देखिए, आपको जरा सा वर्क कर लेना चाहिए। g की वैल्यू होती है gm/r²। ये होती है किसी भी प्लैनेट पे। इसका थोड़ा एक फॉर्म ये भी देख लीजिए, मास की जगह डेंसिटी इंटू 4/3πr³ लिख दीजिए, तो g इंटू रो इंटू 4/3πr³ दिस अपॉन r²। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा g रो इंटू 4/3πr। तो अल्टीमेटली ये बात हो गया g इज सम कांस्टेंट इंटू रो इंटू r। मींस किसी भी प्लैनेट पे जी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक उस प्लैनेट का रेडियस और दूसरा उस प्लैनेट की डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी सबकी सेम मान लें, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मान लें तो जो बड़े प्लैनेट है वहां पे जी ज्यादा होगा और जहां पे जो छोटे प्लैनेट है वहां जी कम होगा। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। तो रो और आर 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। चलिए, एट ए हाइट h हाइट पे g की वैल्यू कितनी है? इट इज g एट ए हाइट h, इट इज g0 ओवर 1/1+h/r का होल स्क्वायर। तो ये g0 इसको कहते हैं उस प्लैनेट पे g, उस प्लैनेट के सरफेस पे g। तो h हाइट पे g0 ओवर 1+h/r का होल स्क्वायर। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हाइट की बात करें, थोड़ी बहुत हाइट का मतलब h which is very small in comparison to r। जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के लिए 64 किलोमीटर वेरी स्मॉल हो गया, जबकि 64 किलोमीटर कम हाइट नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ इट इज वेरी स्मॉल। तो इफ h is very small in comparison to r, then g will become g0 into 1 - 2h over r। तो h हाइट पे स्मॉल, ये लेकिन तभी एप्लीकेबल है व्हेन h is very small in comparison to r। तो ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये g is equal to g0 into 1 - 2h/r for small height at a depth d। g की वैल्यू होती है g0 into 1 - d/r। ठीक है, तो ये आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और रोटेशन के इफेक्ट के लिए g is equal to g0 minus r omega square cos square डेल्टा। तो cos स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये फॉर्मूले है, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। चलिए आगे, ये F इज इक्वल टू जी टाइम्स m1m2/r²। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये बेसिक लॉ है, तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। ठीक है, जैसे वहां पे पोटेंशियल होता तो 1/4πε0 कैपिटल Q by स्मॉल r, वैसे यहां पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज
माइनस gm/r मीन्स m मास के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, m मास के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एट वन पॉइंट, इट इज माइनस gm/r। क्वेश्चन है पोटेंशियल का फायदा क्या? अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो पोटेंशियल में वहां जो मास रखना चाहते हो उस मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दो जगह आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल मूव करता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूजफुल है। तो किसी m मास के कारण r डिस्टेंस पोटेंशियल दैट इज माइनस gm/r। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m1 m2 दो मासेस हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज माइनस gm1 m2 अपॉन स्मॉल r, इनके बीच में सेपरेशन अगर स्मॉल r है। ओके, तो ये और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh अप्लाई करते थे जब थोड़ी बहुत स्पीड से आपने पार्टिकल को फेंका, लेकिन अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा है उस केस में आप अर्थ, जैसे मान लीजिए अर्थ से ही हम एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं, अर्थ से एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो उस केस में अगर ये पार्टिकल यहां स्मॉल m मास का है तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस gmm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। अगर v स्पीड से आपने फेंका तो ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो दिस विल बिकम टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस gmm/r+h। दिस इज r+h। यहां हमने रेडियस ऑफ द अर्थ को स्मॉल r से लिया है, r+h, इससे h आप फाइंड कर सकते हैं। इसी को फाइंड करके यहां पे इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये बेसिकली यहीं से आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जब वो h हाइट पे पहुंचेगा तो वहां दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। स्केप स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट ऑफ 2gm/r, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केप स्पीड, स्केप स्पीड किसी भी प्लैनेट पे दिस इज रूट ऑफ 2g0r, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। तो ये स्केप स्पीड होती है और ये इक्वल टू है 2gm हो गया रो इंटू 4/3 पाई इंटू r क्यूब, तो ये हो जाएगा r²। तो स्केप स्पीड किसी भी प्लैनेट की ये है। तो अगर ये देखें, अगर मान लीजिए हमने रो को अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो उस केस में मींस रो को नेग्लेक्ट कर दे, रो को सब कॉमन ले ले, अगर सारे प्लैनेट का हम डेंसिटी सेम मान ले तो स्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू r, स्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू r। तो जो प्लैनेट बड़े हैं वहां स्केप स्पीड ज्यादा होगी और जो प्लैनेट छोटी है वहां स्केप स्पीड कम होगी। ये स्केप का आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। स्केप का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जब टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है तो बॉडी स्केप कर जाता है। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी देखिए, उसका सम जीरो कर दीजिए तो ये पार्टिकल स्केप कर देख लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे किसी पार्टिकल को स्केप करना है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस gmm/r। m मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल m मास है और ये रेडियस r है, प्लस हाफ mv²। अगर स्पीड उसकी v दे तो हाफ mv², इट शुड बी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो, तो v की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? इट इज रूट ऑफ 2gm/r। तो इसी को बोलते हैं स्केप स्पीड। तो ये है कॉन्सेप्ट स्केप का। नेक्स्ट आगे चलिए। यस, अच्छा, ये स्केप मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड इसको आप पहले समझिए क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आते, हो सकता है फॉर्मूले पे डायरेक्ट ना आए लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लीजिए। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब ये अर्थ है और अर्थ को, ये अर्थ है, इसका ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, इसका स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M मास, दिस रेडियस इज r। ठीक है, इस सैटेलाइट को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगा? इट इज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², और यही इसको देगा
mv² अपॉन r। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं नॉर्मली वास्तव में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, इसमें जो खूबसूरती है इस वेलोसिटी की है। जब इस पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी, एक सर्टेन डायरेक्शन में दोगे, तो जो अर्थ का अट्रैक्शन है, अब नॉर्मली क्या है, उस पार्टिकल को अर्थ के ऊपर ले जाके छोड़ दो तो अर्थ खींच लेगा, अर्थ पे गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी पार्टिकल को एक सर्टेन स्पीड दे दो इन ए सर्टेन डायरेक्शन, तो वो पार्टिकल अर्थ के अराउंड घूमने लगता है। इसका मतलब अर्थ का अट्रैक्शन। जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स हो, तो ये फोर्स बॉडी को टर्न कराता है, बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड नहीं चेंज करता, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहां पे ऑर्बिटल स्पीड बोलो कितनी आ जाएगी, √gm/r। ये आपका ऑर्बिटल स्पीड हो जाता है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड डेफिनेटली इट इज 2πr/v। तो ये हो जाएगा 2π/√gm into r⁻³ इसीलिए देखिए कहते हैं टाइम का जो लॉ होता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, क्योंकि 2π/√gm तो कांस्टेंट है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये कैप्लर्स का थर्ड लॉ है। यहां कैप्लर के केस में एक्चुअली ऑर्बिट जो है इवन आपका एलिप्टिकल हो सकता है। यहां पे उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। तो ये स्पीड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों, क्योंकि हम जब कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि सैटेलाइट की हमसे डिस्टेंस वैरी करे, जबकि जब ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा तो कभी सैटेलाइट हमसे दूर होगा, कभी पास होगा। तो सैटेलाइट जो आपको मैसेज भेजेगा या सिग्नल भेजेगा, उसकी इंटेंसिटी कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। प्रैक्टिकली हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए रहे वो हमेशा हमसे एक फिक्स डिस्टेंस पे रहे, उसकी डिस्टेंस वैरी न कर रहे। तो उस केस के लिए ये ऑर्बिटल स्पीड √gm/r। ओके, यस, ये √gm/r नियर सरफेस ऑफ द अर्थ। ये r अगर कैपिटल R हो जाए तो इट इज वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। टाइम पीरियड और नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ये सब हो गया। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी gmm। काइनेटिक एनर्जी इज gmm/2r। हाफ mv² कर दीजिए तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, टोटल एनर्जी -gm/2r। टाइम पीरियड अर्थ के अंदर किसी टनल में, अर्थ के अंदर कोई भी टनल डिग कर दीजिए, कहीं भी पूरी अर्थ को क्रॉस करती हुई कहीं भी डिग कर दीजिए, तो उस केस में उसमें जो पार्टिकल मूव करेगा उसका टाइम पीरियड 2π√r/g होगा। ठीक है, यस। ये सैटेलाइट, अगर ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, ऑब्वियसली ये सिग्नल कहां दे सकता है ये सिग्नल यहां पे दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहां दे सकता है, यहां से टैंजेंट ड्रॉ करो अर्थ सरफेस पे, तो यहां तक मैक्सिमम दे सकता है। तो मतलब यहां पे तो सिग्नल दे ही सकता है, मैक्सिमम यहां तक। तो इसके लिए अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर लीजिए। cos थीटा देखिए कितना हो गया, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, re प्लस एच, बेस इज r, तो cos थीटा इज re अपॉन re प्लस एच। तो अब ये कहता है ये अर्थ का कितना पार्ट कवर कर रहा है, ऑब्वियसली अर्थ का ये पार्ट कवर कर रहा है। तो जिसको मालूम हो वो, अगर ये है और ये पोर्शन, इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, दिस पोर्शन का एरिया, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। तो ये जो एरिया होता है, ये होता है 2πr² इंटू 1 - cos थीटा। ये एरिया होता है, दिस एरिया, ये जो एरिया हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमें भी ये एरिया फाइंड करना है। तो cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहां पे r/r+h, तो ये इस फॉर्मूले में रख दीजिए। यू विल गेट दिस मच एरिया इज कवर्ड बाय द सैटेलाइट। ठीक है, ये जियोस्टेशनरी के लिए, क्योंकि नॉर्मली जियोस्टेशनरी की एक खास बात होती है, जैसे अर्थ का जो टाइम पीरियड, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड
24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, उसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होगा। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खास बात है। तो जितनी भी कंट्रीज सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वो सारे जियो स्टेशनरी होते हैं। क्यों? हम नहीं चाहते कि हमारा सैटेलाइट कभी हमारी कंट्री पे हो और कभी किसी और कंट्री पे हो, तो ऑब्वियसली हमें लगातार उससे सिग्नल रिसीव करना है, तो इसलिए जियो स्टेशनरी होना चाहिए हमारे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। ओके, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये यहां पे मेनली है क्या, अगर भाई सीधी सी बात है, यहां से इसको शिफ्ट करने के लिए जी, क्यों जी, स्टिकी नोट्स, इसमें माइंड मैप रेडी, इसको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट किधर गया? इधर, यस, हाँ ठीक है। तो देखो भाई, अर्थ सरफेस से ये अर्थ का रेडियस है आर, और इससे एच हाइट पे आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। यहां पे सैटेलाइट लॉन्च करते हो v1 स्पीड से, v1, अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस r+h है, ठीक है। अब एक बार देखो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यहां पे दो ही प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक बार देखो, अगर ये मान लो h1 हाइट, h1 डिस्टेंस कर दे, तो इसकी डिस्टेंस और ये मान लीजिए h2 डिस्टेंस मैं कह देता हूं, तो वास्तव में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, यहां स्पीड, इसकी स्पीड v2 होगी एंड v1 इंटू h1 प्लस r, दिस इज v2 इंटू h2 प्लस r। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये यहां पे अगर इसकी स्पीड v1 है और यहां स्पीड v1 है, v2 है, यहां भी ध्यान दीजिए हमने कौन से दो पॉइंट सेलेक्ट किए, हमने वो पॉइंट सेलेक्ट किए जहां r और v परपेंडिकुलर है, तो r क्रॉस mv, r इंटू v हो गए, m तो है ही है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, तो इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें कांस्टेंट ही करना है। m v1 r1 इज m v2 r2, m कट गया, तो ये r1 हो गया, r1 सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r1 प्लस h, एंड यहां के सेंटर से डिस्टेंस r2 प्लस h। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस यहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए और काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h प्लस हाफ mv स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। ये इन दो इक्वेशन से आराम से आप सॉल्व करिए, यू विल गेट सारा पॉइंट, आपको यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये देखिए क्या क्या कहता है, इसी बात को ये यूज कर रहा है। अगर v लेस देन दिस है, ये देखिए स्मॉल r क्या है, स्मॉल r कैपिटल R प्लस h है, तो ये है अगर v इससे कम है, देन बॉडी रिटर्न्स टू द अर्थ, बॉडी फाइनली अर्थ पे गिर जाएगा। तो सीधी सी बात, अर्थ में देखिए यहां पे कब गिरेगा, जब यहां से ये अर्थ को टच कर जाए, ये एलिप्स जो है अर्थ को टच कर जाए, तो ये अर्थ पे गिर जाएगा। उससे कम स्पीड रखोगे तो ऑब्वियसली अर्थ पे गिर जाएगा। ये जो h2 है, यहां पे जो मैं h2 लिख रहा हूं, दैट शुड बी 0, जब h2 0 हो जाएगा तो ये अर्थ को टच कर जाएगा, ठीक है। तो उससे हम v फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा, और v इससे ज्यादा हो, रूट ऑफ gm/r से ज्यादा हो और इसके बीच में हो, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा।
ये सारा कुछ आप फाइंड कर सकते हो। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये फाइंड कर सकते हो। ये स्केप स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड और स्केप स्पीड के बीच में स्पीड होगी, तो वो उस केस में इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। ये सब कुछ आप फाइंड कर सकते हो। तो ये केप्लर्स लॉ का मेनली यूज है। केप्लर्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, और केप्लर्स लॉ का पहला लॉ कहता है पाथ ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्टिकल विद द सन एट ए फोकस। तो सन फोकस पे होगा और प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। वो यही होता है कि अगर ये हम ऑर्बिट मानना है, तो यहां से अगर प्लैनेट ये एरिया स्वीप कर रहा है, दिस मच एरिया इज स्वेप्ट, मान लो ये A1 एरिया है और फिर यहां पे A2 एरिया स्वीप कर रहा है, तो ये कहता है A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, सन इज एट वन फोकस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A1 एरिया, ये A1 एरिया, यहां से प्लैनेट यहां गया, तो इसको बोलते हैं ये एरिया स्वीप करना। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा सिंपल एप्लीकेशन है। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केप्लर्स लॉ फाइंड किया गया। तो ये A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2। देयरफॉर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। वेरी यूजफुल लॉ। देन T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये लास्ट केप्लर्स थर्ड लॉ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, यस, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये मेनली आपका जो है बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट टाइम में, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट डबल स्टार या डबल स्टार सिस्टम। वास्तव में सही देखा जाए तो ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। देखिए क्या है, पूरे यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट किन्हीं के बीच में गैप नहीं चेंज हो रहा है। अगर गैप चेंज होगा तो उनके कोलाइड करने का खतरा भी बढ़ेगा। अब सिंपलेस्ट वे में, वैसे गैप तो कुछ जगह ऑब्वियसली चेंज होते हैं, लेकिन अगर हम सिंपलेस्ट वे में बोले तो सारे प्लैनेट्स के बीच में गैप कांस्टेंट है। कैसे? देखिए भाई, यहां पे एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यूनिवर्स की क्या कमाल की बात है जो नेचर ने दिया है। इसको अगर स्पीड v1 दे दो और इसको स्पीड v2 दे दो, तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो नेचर ने ये स्पेशल वेलोसिटी दी है, यही खास बात है। तो ये फोर्स अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कितना? G टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये अट्रैक्शन फोर्स है। दिस इज योर अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में सेंटर टू सेंटर गैप r है, सेंटर टू सेंटर गैप इज r, ओके। अब ये क्या है, इसको देगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे को भी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, यहां से देखिए इन दोनों को देखेंगे तो m1 r1 इज m2 r2। इसका मतलब m1 r1 इज m2 r2, ये कंडीशन सेंटर ऑफ मास की है। इसका मतलब इसका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा
इससे ये डिस्टेंस हो गई r1 और ये डिस्टेंस हो गई r2। कुल मिला के एक r1 रेडियस के सर्किल में घूमने लगेगा, एक r1 रेडियस और दूसरा r2 रेडियस। कुल मिला के ये बात ये हो जाएगी, जो हैवियर मास होगा, जो हैवियर मास होगा वो छोटे रेडियस में घूमने लगेगा, r1 रेडियस में, और जो लाइटर मास होगा वो बड़े रेडियस के सर्कल में घूमने लगेगा। और ये भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से आएगा और ये भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से आएगा। तो ये जब यहां से यहां जाएगा, मान लो यहां पहुंच गया, ये 1 वाला यहां पहुंच गया, तो ये जस्ट यहां पहुंच जाएगा। इसको हम 1 कहें, जब 1 यहां पे आ गया 1 डैश पोजीशन पे, तो ये जो 2 है दिस विल बी एट 2 डैश पोजीशन। इसका मतलब ये हमेशा डायमीटर पे बने रहेंगे। इनके बीच में गैप अभी r1 प्लस r2 था, अभी भी गैप क्या होगा r1 प्लस r2। तो ये गैप कांस्टेंट बना रहेगा, ये आराम से ये इस सर्किल पे घूमता रहेगा। ये वाला फर्स्ट वाला जो हैवियर मास होगा छोटे सर्किल पे घूमेगा और लाइटर मास बड़े सर्किल में घूमेगा। ठीक है। अच्छा एक बार देखो, अगर हम r1 प्लस r2 को r1 प्लस r2 यस, अगर हम r1 प्लस r2 को r लिख लें तो इससे सॉल्व करने पे r1 आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 आ जाएगा इट इज m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। इस रिजल्ट को देखो, ये रिजल्ट इस पे फोकस करो। देखो भाई ये अगर m1 ज्यादा है, if m1 is much greater than m2, if m1 is much greater than m2, तो r1 देखिए कितना हो गया। m1 अगर much greater than m2 हो तो ये लगभग m1 ही हो जाएगा, दिस इज नियरली m1। तो इसका m2r अपॉन m1 प्लस m2 ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। भाई मान लीजिए सन अर्थ सिस्टम है, सन का मास अर्थ के मास का अगर मान लीजिए मोटा मोटा मान लीजिए 5 लाख गुना है, 5 लाख गुना, m1 इज 5 लाख टाइम्स m2, यहां पे लगभग ये 5 लाख ही हो गया, तो ऊपर 1 हो गया, तो 1 अपॉन 5 लाख, इट इज नेग्लिजिबल। तो ये सन लगभग अपने ही सेंटर उसका जो ये सेंटर है जिसके बाद दोनों घूम रहे, वो कॉमन सेंटर सन के अंदर ही लाई कर जाएगा और वो सन का नियरली सेंटर ही होगा। इस तरह से सन को हम रोटेट करता नहीं मानते और अर्थ उसके अराउंड मूव करता है। तो ये देखिए उनके लिए होता है जस्ट एक, वो तब होगा जब हमने सन को अर्थ के कंपैरिजन में 5 लाख गुना माना। बट इफ दीज मासेस आर कंपैरेबल, तो आपका एक प्लैनेट ऐसे मूव करेगा, दूसरा प्लैनेट भी सर्किल मूव करेगा, दोनों का ओमेगा सेम होगा, उनके बीच में गैप कांस्टेंट बना रहेगा। अगर 2 की जगह 3 होते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ले लीजिए, मान लीजिए तीनों मास इक्वल है, तो अब ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, दे विल फॉर्म ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे और ये घूमते रहेंगे और हमेशा इनके बीच में ये सेम ओमेगा से घूमते रहेंगे, इनके बीच में गैप कांस्टेंट बना रहेगा। 4 अगर स्क्वायर मान लीजिए। अगर सही बात यह है कि अगर आप कहते हैं तीनों मासेस डिफरेंट है, तो अरे तीनों मासेस डिफरेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों मासेस डिफरेंट है तो उनका सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमते रहेंगे, उसी ट्रायंगल पे बने रहेंगे, उनके बीच में आपस में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। इस तरह पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनके बीच में इफेक्टिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो उसका जो सेंटर ऑफ मास है
उसके अबाउट हम घूम रहे हैं, और ये सारे के सारे सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, उनके बीच में आपस में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये R1 हो गया, ये R2। अच्छा, यहां से R1 R2 हो गया। ओमेगा अगर फाइंड करना चाहे तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा आप सॉल्व करना चाहेंगे तो दिस विल कम आउट G इंटू M1 प्लस M2 दिस अपॉन R क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस। ये आप भाई क्यों नहीं सॉल्व कर लोगे भाई? ये ओमेगा है, यहां पे इसको डिवाइड करो भाई, ये ओमेगा स्क्वायर है, M1 M1 कट जाएगा। अब R1 की वैल्यू आपको मालूम ही है, आप पुट कर दो, यू विल गेट ओमेगा। तो ओमेगा ये आएगा रूट ऑफ G इंटू M1 प्लस M2 अपॉन R क्यूब। ये देखो ओमेगा क्या आ रहा है, ओमेगा, थोड़ा सा ओमेगा पे फोकस करो। जैसे जैसे R ज्यादा होगा तो वैल्यू ओमेगा की कम होगी, इसका मतलब गैप ज्यादा है। और ओमेगा ज्यादा कब होगा? जब M1 प्लस M2 ओवरऑल मतलब दोनों मासेस का सम काफी ज्यादा हो तो ओमेगा ज्यादा हो, यू विल गेट दिस। इस तरह से ओमेगा आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा आई ओमेगा। आई क्या हो गया? M1 R1 स्क्वायर, MR स्क्वायर क्या होता है? आई, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इसका M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा दिस इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, दिस होल इनटू ओमेगा। तो अगर ध्यान देंगे M1 R1 और M2 R2 की वैल्यू सेम है तो दिस विल कम आउट M1 M2 M1 R1 स्क्वायर। यहां से अगर हम M1 R1 बाहर ले लें, R1 प्लस R2 बचेगा, दैट इज R इंटू ओमेगा। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, ये सारा कुछ रखिए M1 R1, तो इट इज यू विल गेट M1 R1 की वैल्यू ये है M2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। और ये R स्क्वायर हो गया, नीचे R क्यूब आएगा, तो अल्टीमेटली रूट ऑफ G टाइम्स इंटू ये M1 प्लस M2 इंटू R। तो ये देखिए फाइनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली कितना आ गया। इस पे बेस जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं इसको पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी लिख दे रहा हूं, M1 M2 इंटू रूट ऑफ G टाइम्स M1 प्लस M2। यस यस, M1 M2 और ये रूट ऑफ, यहां से R बचेगा, तो रूट ऑफ इट इज योर G M1 प्लस M2 तो नीचे आ जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वॉट M1 प्लस M2 ये आ जाएगा इंटू रूट ऑफ GR, ये टर्म आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। अच्छा एक बात और, एंगुलर मोमेंटम का अगर रेशियो पूछता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम का रेशियो भी पूछता है, किसी केस में एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछता है तो L1 by L2 कितना होगा? इट इज M1 R1 स्क्वायर ओमेगा अपॉन M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। तो दिस विल कम आउट R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो ये इससे ये R1 by R2 आपने देखा कितना था? M2 अपॉन M1 का होल स्क्वायर। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन जेई मेन में, इस पे बेस भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो यू कैन आंसर वेरी इजीली। एंगुलर मोमेंटम का जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आई विल मेक रेफरेंस ऑफ दिस रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। A satellite of mass 1000 kg is launched to revolve around the Earth in an orbit at a height of 270 km from the Earth's surface. Kinetic energy of satellite in this orbit. भाई ऑर्बिटल स्पीड आपको मालूम है, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है? रूट ऑफ GM by R, ये ऑर्बिटल स्पीड। इसी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो हाफ mv0 स्क्वायर, तो ये सिंपली हो जाएगा GMM अपॉन 2R, GMM अपॉन 2R। तो
तो आराम से इसमें वैल्यू आप रख देंगे gmm/2r, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए आगे। A satellite is launched in a circular orbit of radius r around the Earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.03 r. The time period of revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by okay, तो देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। तो इसमें क्या कह रहा है, टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आपको मालूम है टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, एक का ऑर्बिट का रेडियस आर है और एक का ऑर्बिट का रेडियस 1.03 आर है। तो ठीक है, तो T1 अपॉन T2, दिस इज R1 अपॉन R2, दिस रेज टू द पावर 3/2। एक में कह रहे हैं R है और एक में कह रहे हैं 1.03 R है, दिस रेज टू द पावर व्हाट 3/2। तो ये हो गया 1 upon 1.03 raised to the power 3/2. So what is T2 by T1? T2 by T1 is 1.03 raised to the power 3/2. अब आराम से बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 1 plus x raised to the power n. This is 1 plus x raised to the power n. This is 1 plus nx। ये कह रहे हैं 1 plus 0.03 raised to the power 3/2. This will come out 1 plus, this is your 0.03 into 3/2. So it is 1 plus, it is 0.045। तो ये है 0.045, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल कम आउट 4.5%। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, सीधे सीधे आपने 1.03 आर देखा, 1.03, तो ये 0.03 रेज टू द पावर मींस 1 plus 0.03 रेज टू द पावर 3/2। ये सीधे हो जाएगा 1 plus 0.045, ये 4.5% हो गया। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलिए, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m are placed at the vertices of equilateral triangle of length a. Very good question. When released, they interact only through gravitational force and collide after time t is equal to 4 seconds. If the sides of the triangle are increased to length 2a and the masses of triangle and the masses of the spheres are made 2m, then they will collide after how much time? Very good question, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पे ये मास है, ये मास है, ये मास और ये मास। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे नेट फोर्स इधर होगा, इस पे भी नेट फोर्स इधर होगा, इस पे भी नेट फोर्स इधर होगा, ये दो सब चलेंगे और जैसे और फाइनली सेंटर पे आके टकरा जाएंगे। ठीक, ये बताओ, ये m मास है और ये भी m मास है और ये भी m मास, इस पे अट्रैक्शन कितना है? अट्रैक्शन होगा gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये a है, दिस इज a, तो ये gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू √3, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको एक्सेलरेट कराएगा, दैट इज m इंटू dv बाई dt। ये बताओ यहां पे इसका dv बाई dt कितना हो जाएगा? इसका dv बाई dt हो जाएगा gm अपॉन a इंटू √3, a स्क्वायर ही रहेगा, gm अपॉन a स्क्वायर इंटू √3। अच्छा, आप ये देखो, ये सही बात ये है कि ये जब अट्रैक्टेड होंगे एकदम सिमेट्रिक तरीके से, तो थोड़ी देर बाद ऐसे ट्रायंगल पे आ जाएंगे, ये साइड कम हो जाएगा, तो ये ए चेंज हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन लगातार वेरिएबल है। यस, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब देखो, अगर
मैं क्या करूं, इसके साइड को x ले लूं, इसके साइड को x ले लूं, तो ये आपका dv बाई dt, इसका जो dv बाई dt हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इट इज gm अपॉन x स्क्वायर इंटू √3 हो जाएगा। ये साइड है, ठीक है। अगर ये x है, हाउ इफ इट इज x, तो ये साइड कितनी होगी, इस डायरेक्शन मूवमेंट, तो देखो ये साइड, अगर देखो अगर ये साइड x है तो ये कितना होगा, तो दिस विल बी x √3/2। ये मीडियन का मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये x √3/2 x sin 60 का 2/3, तो ये हो जाएगा x अपॉन √3। तो वास्तव में ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, d²x, इसी को हम z मान लें, ये डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस z, तो d²x अपॉन dt², दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स gm अपॉन x², ये हो जाएगा, क्योंकि इसको हम z मान रहे हैं ये, तो सॉल्व करोगे ये। अब देखो ये बताओ, एक्सेलरेशन इतना वेरिएबल आ गया, अब इस पर टाइम पूछ रहा है, तो ये देखिए, ये मैंने आपको जान के ये बताया कि स्टूडेंट इस डायरेक्शन में भी सोचेगा, लेकिन ऐसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता, बहुत लेंथी हो जाएगा, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन होता चला जाएगा। इसलिए देखिए क्या करना है इसमें, देखो भाई सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन इसका ये आया है, ठीक है, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन, तो इसको आप लिखो, इट इज एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन को लिखो r ओमेगा स्क्वायर, r यहां पे ये है, एंड दिस इज, इट इज a बाई √3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू gm √3 अपॉन a स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हो गया gm 3gm अपॉन a³, ये हो गया। अब देखिए यहां से ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा इसका, दिस विल कम आउट 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a³ अपॉन 3gm। आप जब बहुत सारी इससे मेहनत करेंगे, बहुत सारी मेहनत मैथमेटिकल, तो टाइम पीरियड फाइनली यही आएगा, मींस इसके यहां से यहां तक आने का टाइम 2 पाई रूट ऑफ a³ ओवर √3g इंटू स्मॉल m। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a साइड की जगह ये अगर 2a साइड पे होता, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए ये कह रहा है ये क्या कह रहा है, when they are released they interact with only through gravitational force, they collide after 4 seconds, if the sides of the triangle are released of triangle are increased to length 2a and the mass of the spheres are also made 2m। तो देखिए यहां पे a को 2a कर दे रहा है और each individual masses को 2m कर दे रहा है, तो देखिए फिर से यहां पे ये कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, ये बताओ t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 क्या हो गया, a, इट इज पहले a है फिर हो गया 2a, दिस रेज टू द पावर 3/2, ओके, और मास पहले m है फिर 2m हो गया, तो नीचे m और ऊपर 2m रेज टू द पावर 1/2, तो यहां से सिंपली ये कितना हो गया 1/2 रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/2, तो ये सिंपली आ गया 1/2, इट इज 1/2। तो t2 की वैल्यू हो गई, t2 इज 2t1, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, तो t1 4 सेकेंड था, तो ये हो गया 8 सेकेंड। इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हिज प्रोसेस इज नॉट रॉन्ग बट ही विल नॉट गेट द आंसर इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब उस समय सीमा में वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस देखिए यहां पे यही कलाकारी है, इसको फटाफट r ओमेगा स्क्वायर कर दो, एक्सेलरेशन को ओमेगा फाइंड कर लो, ये टाइम पीरियड है, तो यहां से आप देख सकते हो
वही है कैप्लर्स थर्ड लॉ टाइप, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, नीचे मास का भी टर्म आ रहा है, उसी टाइप का रिजल्ट है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर, वेरी गुड क्वेश्चन, ये 2025 में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डेफिनेटली स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। यस, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी एक जेई 2012 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। Two spherical planets P and Q have the same uniform density. Density देखिए सेम दे दिया, masses MP and MQ and surface area A and 4A। एक का सरफेस एरिया A है और एक का सरफेस एरिया 4A है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब एक का रेडियस R है, एक का रेडियस 2R है, तभी तो स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। स्फेरिकल प्लैनेट R also have यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, उसकी भी डेंसिटी सेम है, ठीक है, एंड इट्स मास इज mp प्लस mq। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट्स p q एंड r, ठीक है। तो देखिए यहां से स्केप स्पीड देखिए कितना होता है, स्केप स्पीड आपको मालूम है, स्केप स्पीड होता है रूट ऑफ 2gm बाई r। ये फाइनली हो जाता है रूट ऑफ 2g इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। तो फाइनली अगर देखें सम कांस्टेंट इंटू आर आ जाता है, अगर हम डेंसिटी कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक प्लैनेट P है, उसका रेडियस R है, एक प्लैनेट Q है, उसका रेडियस 2R है, सेम डेंसिटी है, तो ठीक है, इसका मास m होगा और इसका मास 8m होगा। कैसे भाई 8m क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज मास, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर को अगर 2 टाइम्स करोगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, तो मास भी 8 टाइम्स। ये बताइए अगर हम v स्केप स्पीड एट p पे कहें तो सम कांस्टेंट इनटू r, स्केप स्पीड एट q पे कहें इट इज सम कांस्टेंट इनटू 2r, ओके। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्लैनेट है जिसका उतनी ही डेंसिटी है लेकिन उसका मास mp प्लस mq है, तो p का मास कितना है m, q का मास कितना 8m, इसका मतलब r तीसरी प्लैनेट की बात कर रहा है, उसका मास 9m हो गया, और 9m हो गया तो वो कह रहा है वहां पे स्केप स्पीड बताओ, ठीक है भाई। तो चलिए वापस चलते हैं, ये तो ये जिसका मास 9m है, 9m, एक प्लैनेट R है जिसका मास 9m है, तो इसका रेडियस कितना होगा भाई, कितना रेडियस होगा, तो ये बताइए इसका मास, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R, तो इसके मास के कंपैरिजन में 8 टाइम्स हो गया, वो 9 है, तो 9 का पावर 1/3 करिए, इसका रेडियस वास्तव में होगा, इट्स रेडियस ऑफ R, इट इज 9 रेज टू द पावर 1/3 R, ये रेडियस होगा। अरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, R का क्यूब के प्रोपोर्शन, जब R डबल हुआ तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, तो मास भी 8 टाइम्स हो गया, डेंसिटी वही है। तो नए प्लैनेट R प्लैनेट की भी तो डेंसिटी सेम है, बस उसका मास कह रहा है इनके मासेस का सम हो गया, तो उसका मास 9m हो गया, तो 9 की पावर 1/3 ये रेडियस हो गया उसका। अगर इसका रेडियस R है तो उसका 9 रेज पावर 1/3 आ, तो बताओ क्यूब R प्लैनेट पे स्केप स्पीड क्या होगी, दिस इंटू 9 रेज टू द पावर 1/3 R। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनके स्केप स्पीड का ऑर्डर करो, तो भाई सीधी सी बात है, Vp इज लेस देन व्हाट, Vq इज लेस देन व्हाट, Vr, Vp इज लेस देन Vq इज लेस देन Vr। तो ये आप आंसर आराम से कर दीजिए। तो ये देखिए इसमें एक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला आंसर, Vr इज ग्रेटर देन Vq इज ग्रेटर देन Vp, और Vp बाई Vq
इस ये भी आंसर हो जाएगा। और वी आर बाई वीपी देखते हैं, वास्तव में वी आर बाई वीपी यहां होना क्या है, वी आर अपॉन वीपी, ये वास्तव में होगा दिस इज 9 रेज टू द पावर 1/3। तो 9 रेज टू द पावर 1/3 लगभग कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो 2 से स्लाइटली ज्यादा आएगा, जस्ट ग्रेटर देन 2, जस्ट ग्रेटर देन 2। तो ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपका, ये दोनों गलत है, तो ये इस तरह से दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, अब देखिए इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन को हमें एग्जाम में थोड़ा आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है। ये कुछ जेई गलतियां करता है, जेई वास्तव में जेई को अपने लेवल को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। लेवल बेटर करने में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस को एक बार रीचेक करके उनको देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि एनटीए वालों को ये आता नहीं होगा, ये सब कहना गलत है। मेनली ये है कि कितनी मेहनत करके, कितनी बार बार चेक करके पेपर वो देते या नहीं, तो ये उनका शो करता है नेग्लिजेंस। मैं आपको बताता हूं, A satellite of mass m/2 is revolving around Earth in a circular orbit at a height r/3 from Earth's surface. The angular momentum of the satellite is, yes, it is angular momentum of the satellite is this much, where x is, where m and r are the mass and radius of Earth. भाई m मास का अर्थ है, तो सैटेलाइट का मास m/2 कैसे हो गया? अगर m/2 हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, अगर अर्थ का मास m है, अगर अर्थ का मास m है और इसका मास आप कह रहे हो m/2 है, अरे भाई तो ये दोनों ही मूव करेंगे और अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेंगे। और ये क्लियर है, ये लेंथ 1 होगी और ये लेंथ 2 होगी। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये डिस्टेंस r/3 है। अरे भाई तो ये बताओ, इसके अगर हम इसको नेग्लिजिबल भी इस साइज का मान ले, मान लो इसका साइज में नेग्लिजिबल मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में सैटेलाइट का साइज गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन है, तो मान लीजिए मैं इसको नेग्लिजिबल साइज का मान लेता हूं, ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल साइज का मान ले यहां पे। तो ये बताओ r प्लस r/3, पहले ये देखो पहले तो ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है, अर्थ का रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस r है, ठीक है, इससे r/3 डिस्टेंस पे कितना क्लोज हो गया, r/3, केवल r/3, अर्थ सरफेस से r/3 डिस्टेंस पे। तो ये बताओ पूरा गैप कितना हो गया, 4r/3, 4r/3। तो उस केस में हमने आपको बताया है एक मास m1 है और एक m2 है, एक m1 है और एक m2 है। तो सिंपली ये r1 रेडियस के सर्कल में मूव करेगा और ये r2, और r1 की वैल्यू हो जाएगी, इट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 की वैल्यू हो जाएगी दिस इज m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। अब ये बताओ एक r1 कितना हो गया, यहां पे r1 हो गया m/2 अपॉन 3m/2, तो ये 1/3, तो r/3 हो गया। भाई अगर हम r1, अगर इसको हम अर्थ मान रहे हैं और वो सैटेलाइट है, इसका मास m मान ले और दूसरे का मास m/2, तो ये m/2 अपॉन 3m/2, ये 1/3 हो गया, r/3, तो 4r/3 का 1/3 दैट इज 4r/9। तो ये 4r/9 मतलब अर्थ भी मूव करेगा यहां से 4r/9 इस सेंटर के अबाउट मूव करेगा, और ये जो होगा r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, दैट इज m अपॉन m प्लस m/2, तो 2/3r हो जाएगी, 2/3r।
2/3 आर का मतलब 4/3 इंटू 2/3, दिस इज 8/9। ये बहुत ही गंदी बात हो जाएगी कि मतलब ये जो है, ये अर्थ भी इस सेंटर के अबाउट मूव करेगा और ये भी इस सेंटर के अबाउट मूव करेगा। वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये सब कुछ नहीं कहना चाहते थे, इन्होंने गलती से दे दिया m/2। m/2 नहीं देना चाहिए इनको, लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में इनकी गलती फाइंड करके कुछ फायदा नहीं है। हमें तो बस एंगुलर मोमेंटम ऑफ, देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। तो एंगुलर मोमेंटम तो भाई आपको मालूम है क्या एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम सिंपली होता है mvr, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये भाई कितना हो गया, mv होगा रूट ऑफ gm बाई r इंटू r। तो ये सिंपली ये आपका m की वैल्यू, ये कैपिटल M/2 देख रहे हैं, रूट ऑफ gm स्मॉल r जो दे रहे हैं, स्मॉल r की वैल्यू r प्लस r/3, इट इज 4r/3 दे रहे हैं, इट इज 4r/3, और ये भी हो गया 4r/3। मतलब कह रहे हैं अर्थ अपने सेंटर पे फिक्स है, उसके अराउंड 4r/3 रेडियस में आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये सिंपली जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये √4 बाहर आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो m टाइम्स योर रूट ऑफ gm बाई 9r हो जाएगा। ये सॉरी 9 नहीं, ये 3 हो जाएगा। दिस इज, क्योंकि ये 3 है और यहां पे भी 3 है, तो दिस इज 3r। तो ये इनका क्वेश्चन हो गया। तो ये आंसर यही चाहते थे, बट ये क्वेश्चन इनका गलत है। ये अगर आपने क्यों रख दिया m/2, m/2 मास का सैटेलाइट क्यों कहा, अर्थ का मास m, सैटेलाइट का मास m/2, ये कोई प्रैक्टिस, अर्थ का मास 10⁻24 kg के ऑर्डर का है, सैटेलाइट जो आते हैं वो ज्यादा 1000, 2000, 5000 kg के जाते हैं, मतलब 10⁻21 टाइम्स हैवियर होते हैं। आपने m/2 क्यों दे दिया, ये पूरा एब्सर्ड कर दिया। लेकिन ठीक है, हम उनकी गलती करके फाइंड करके क्या कर लेंगे। तो सॉरी, यहां पे r ऊपर आएगा, r नीचे नहीं आएगा, r ऊपर आएगा ये। तो अब देख लेते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है, रूट ऑफ gmr अपॉन ये, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x इज ऑब्वियसली x इज 3, तो ये x3 आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। यस, ये देखिए क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन फिर से t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ कैप्लस थर्ड लॉ पे बेस है। इफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ दैन द मून, जितना मून जितनी डिस्टेंस पे है सैटेलाइट उससे 9 टाइम्स क्लोजर है, मतलब रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस उसका r है, तो यहां पे r/9 है। ओके, गिवन रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 days एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द मून इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, कुल मिला के कह रहा है अर्थ के अराउंड 2 सैटेलाइट है, एक मून है और एक दूसरा सैटेलाइट है, जिसका ऑर्बिट का रेडियस मून के ऑर्बिट के रेडियस का 1/9 है। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो बस आराम से t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ अप्लाई करिए, और t2 अपॉन t1 इट इज r2 अपॉन r1 रेज टू द पावर 3/2 कैप्लस थर्ड लॉ। r2 की वैल्यू गिवन है r1/9, तो r1/9 रखिए यहां पे, इट इज 1/9 रेज टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 3, दिस विल कम आउट 1/27। तो t2 की वैल्यू हो जाएगी t1 अपॉन 27। t1 ऑलरेडी 27 डेज गिवन है, मून अर्थ के अराउंड 27 डेज में एक राउंड कंप्लीट करता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो 27 अपॉन 27, दिस इज 1 डे। कुल मिला के क्वेश्चन t² इज प्रोपोर्शनल टू, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ या
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ए है सेमी मेजर एक्सिस। जब ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। जब यही सर्कुलर होता है तो ए की जगह आर आ जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट डिस्टेंस 3r above the earth surface. Okay, an object is kept at distance 3r above the earth's surface where r is the earth's radius. The minimum speed with which it must be projected so that it does not return to the earth. Does not return to the earth. ठीक है, minimum speed with which it must be projected so that it does not return to the earth. कुल मिला के ये बात करना चाहता है स्केप की, और स्केप का एक ही कॉन्सेप्ट होता है टोटल एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी जीरो, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। तो बस, तो ये कह रहा है एट ए डिस्टेंस 3r above the earth surface। ठीक है, देख लेते हैं। ये है अर्थ का रेडियस r, इससे 3r ऊपर है, तो सीधी सी बात इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -gmm अपॉन 4r। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 4r, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी, इट शुड बी जीरो। तो वही स्पीड आपको पूछ रहा है, तो -gmm अपॉन 4r प्लस हाफ mv स्क्वेयर, इट शुड बी जीरो। तो यहां से v स्क्वेयर हो गया gm बाई 2r। तो व्हाट इज v? v इज रूट ऑफ gm ओवर 2r। यू गॉट रूट ऑफ gm बाई 2r, देख लेते। तो ये ऑप्शन हो गया रूट ऑफ gm बाई 2r। तो टोटल एनर्जी जीरो करना था, स्केप कराना था। स्केप का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते। यस, ये देखिए जेईई एडवांस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए। यस, देखिए जेईई मेन के पीवाईक्यूज को रिवाइज करने की तो जरूरत है, लेकिन कुछ एक जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी हमें करना चाहिए। वो क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, सारे नहीं, एटलीस्ट जो सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ये जेईई मेन कुछ भी नया, कहीं से क्वेश्चन नया डिजाइन नहीं करता है, जैसे जेईई एडवांस रेयर बुक से सर्च करता है या कहीं से एटलीस्ट कम से कम हम लोग की रीच से दूर क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन कई बार लाता है। हम लोग को पता चलता है कि ये पता चला यूएस की एक बुक से लिया गया, ये इंग्लिश ऑथर की बुक से लिया गया, ब्रिटिश ऑथर, रशियन ऑथर, लेकिन जेईई मेन कुछ भी ऐसा नहीं करता। जेईई एडवांस के क्वेश्चन को उठा के सिंपली कॉपी करता है, पुराने क्वेश्चन जो होते हैं उनको कॉपी करता है, किसी बुक से क्वेश्चन कॉपी करता है। तो इसका इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल। और ये आपको ये मतलब नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि कैसे आप इस लूप होल को यूज कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, जियोस्टेसिस सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस r1। एक जियोस्टेसिस सैटेलाइट है, इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर्स होगा। वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक। अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स, उसका भी टाइम अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ होगा, दैट इज जियोस्टेसिस। ठीक है, r1 रेडियस around the earth at a fixed distance r1 from the center of the earth. A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the earth's rotation at a distance r2 from the center of the earth, such that r1 is 1.21 r2. The time period of second satellite as measured from geostationary satellite is 24 by p hours. The value of p is, very good question. ये भी क्वेश्चन सिंपली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, सीधी सी बात है। एक
क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, R1 इज 1.21 R2, दिस इज द ओनली डेटा। तो हम लोग देखते हैं R1 इज 1.21 R2, ये है अर्थ, ये है अर्थ। एक जियोस्टेसिस सैटेलाइट यहां पे है, एक जियोस्टेसिस सैटेलाइट इसके अराउंड ऐसे है, दोनों सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं। ओके, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है, एंड R1 इज गिवन एज, R1 इज 1.21 R2। ओके, तो सीधी सी बात है, यहां से T2 अपॉन T1, इट इज R2 अपॉन R1, इट्स पावर 3/2, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब का प्लस थर्ड लॉ। तो R2/R1 कितना हो गया, इट इज R2/R1 इज 1.21 रेज टू द पावर 3/2। आपको मालूम होना चाहिए 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन 1.1 पावर 3, ये हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, इट इज T1 अपॉन 1.1 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट है भाई, एक जो इसमें सैटेलाइट है वो अर्थ जैसे रोटेट कर रहा है वैसे ही रोटेट कर रहा है, सेम सेंस में, अर्थ जिस सेंस में रोटेट कर रहा है उसी सेंस में। दूसरा सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के सेंस के अपोजिट रोटेट कर रहा है, तो ठीक है, और कह रहा है फर्स्ट सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ। तो ठीक है भाई, एक एंटी क्लॉकवाइज मान लो रोटेट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एक से देखोगे तो दूसरे का एंगुलर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ω1 प्लस ω2, ये हो जाएगा। और दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ω1 कितना होता है, इट इज 2 पाई बाई T1 प्लस 2 पाई बाई T2। दिस इज, अरे भाई टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, इट इज 2 पाई बाई T, इट इज 2 पाई बाई T1, 2 पाई सब कट गया, तो यू विल गेट, आराम से मिल जाएगा, इट इज T2 प्लस ऊपर हो जाएगा T1 T2 और नीचे हो जाएगा T1 प्लस T2। क्वेश्चन में T1 जो ऑलरेडी गिवन है, T1 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 24 आवर्स, तो 24 इंटू, यहां से इट इज T1 स्क्वेयर अपॉन T1 इंटू 1 प्लस T2 बाई T1, एंड T2 बाई T1 इज 1 अपॉन 1.1 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट T1, ऊपर T1, तो इट इज 24 आवर्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1.1 इट्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट 24 अपॉन 1 ओवर 1.1 इट्स क्यूब, T2 बाई T1, T2 बाई T1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R2 बाई R1, ये ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लीजिए, 1 अपॉन 1.21 सही है, और R1 इज 1.21 R2 सही है, R2 बाई R1 ये आ गया, ये 1.1 का क्यूब हो गया। अब 1.1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर होता है, 1.1 का स्क्वायर। देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में फिर से एक बार चेक करें। यस, R1 इज 1.21 R2 एकदम सही दिया है, और ये आपका टाइम पीरियड T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब एकदम सही है।
R2 by R1 is 1 upon 1.21, इट्स पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब। ठीक है, तो 1.1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1.21 इंटू 1.1, दिस विल कम आउट 11, 11 दूनी 22, 1 23, 3 ऐसे लगा 2, इट इज 1.331, इट इज 1.331, तो इट इज 2.331 अपॉन इट इज, ये आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 24 अपॉन 2.331 इंटू 1.331, दिस अपॉन 1.331। इफ कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग तो इतना ही आएगा, 2.331 अपॉन 1.331। आई थिंक आई शुड चेक इट अगेन, एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लें। Second satellite is orbiting in the plane in the opposite direction to the Earth's rotation at a distance r2. ठीक है, measured from the geostationary satellite is 24 by p hours. Okay, तो ये आपका yes 2 pi upon omega 1 plus omega 2. Okay, ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 pi by t1, और T2 की वैल्यू है T1 अपॉन दिस मच। ओके, ठीक है, सही है, और T2 हो गया ये, और T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मेन देखिए, कैलकुलेशन आप सब करिए, कैलकुलेशन का कोई नहीं, कैलकुलेशन में किसी से मिस्टेक हो सकती है, बट आप इसको ध्यान से करिए। मेन बात ये है, एक का ये मेन पॉइंट है, T2 upon T1 is R2 by R1 raised power 3/2। अब R2 by R1 1 upon 1.21 है, R2 by R1 देख रहे हैं 1 upon 1.2, दिस पावर 3/2, 1.21 की पावर 1/2 क्या होगा? 1.1 होगा, पावर 3 करना है। ठीक है, अब टाइम T2 आ गया, T1 upon दिस मच, और टाइम पीरियड होगा 2 pi upon omega 1 plus omega 2, ये होगा, तो दिस इज 2 pi upon 2 pi by t1, तो ये अल्टीमेटली t1 t2 upon t1 plus t2 आ जाएगा। यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ओके, थैंक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉरी। यस, अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट। अर्थ का मास 8 टाइम्स और रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट। इफ द escape velocity from the earth is 11.2 किलोमीटर, द escape velocity in kilometer from planet। ठीक है भाई, ऐसा है, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? रूट ऑफ 2gm बाई आर। तो ध्यान से देखिए, यहां पे स्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। बस कह रहा है एक दूसरे प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 1/8 है और रेडियस हाफ है, तो उस प्लैनेट पे स्केप स्पीड क्या होगी? रूट ऑफ 2gm की जगह m/8 है, r की जगह r/2 है, तो ये सिंपली 2/8 दैट इज 1/4। तो एस्केप स्पीड ऑन अर्थ अपॉन ये √4 हो जाएगा, तो दैट इज VE अपॉन 2 हो जाएगा। तो 11.2 का हाफ, दिस विल कम आउट 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसको आप आंसर कर सकते हो, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेनली रूट ऑफ 2gm/r पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज 1/2 mgr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। देखते हैं भाई, एक मिनट चेक करते हैं स्टेटमेंट सही है नहीं। अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r और प्लस यही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इट शुड बी 0। तो हाफ mv² विल बी इक्वल टू gmm अपॉन r।
और ये देखा जाए तो ये mgr के इक्वल होता है, क्योंकि g की वैल्यू होती है gm/r²। The kinetic energy needed to project a body of mass m from Earth's surface to infinity is 1/2 mgr. No, this is not correct. उसको जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए दैट इज mgr चाहिए, इतनी नहीं। क्यों? देखिए अर्थ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम 0 होना चाहिए। तो हाफ mv² की वैल्यू ये, और gm/r², g होता है स्मॉल g, इट इज mgr हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी mgr चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज फॉल्स। और फिर क्या करें, द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इंफिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इंफिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। यस, जब इंफिनिटी पहुंच जाएगा उसकी पोटेंशियल 0 होगी। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू। फॉर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आंसर इज ए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Two spherical stars A and B have densities rho A and rho B respectively. A and B have same radius. दो stars का same radius है, but density अलग अलग given है, okay? And their masses are MA and MB. और सेकेंड का मास पहले के मास का डबल है, ओके? एक का m मास, एक का 2m मास, उनके रेडियस सेम। ड्यू टू इंटरेक्शन प्रोसेस, स्टार A lost some of its mass so that its radius is half. Okay, A का रेडियस हाफ हो गया, ठीक है? रेडियस हाफ हो गया तो मास 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसका 7m/8 उड़ गया। While its spherical shape is retained and its density is rho A, the entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B, with the density of the shell being rho A. If V and VB are the escape velocities from A and B after the interaction process, the ratio, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है दो स्टार है जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, एक लेकिन रेडियस सेम है, ओके? एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है। कहता है पहला वाला जो स्टार था उसका रेडियस हाफ हो गया, मतलब मास 1/8 हो गया। इसका 7m/8 दूसरे वाले स्टार पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है? फिर कहता है अब नई कंडीशन में ए और बी पे एस्केप स्पीड का रेशियो बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए भाई, एक स्टार का मास m है, ये A है, दूसरे स्टार का मास 2m है, ओके? हैव सेम रेडियस, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। ये स्टार A है और ये स्टार B है, ओके? क्वेश्चन पहले यहां से स्टार्ट हुआ। अब ये कहता है इसका रेडियस हाफ हो गया, तो मतलब ये स्टार A की नई पोजीशन अब ये हो गई न्यू, रेडियस r/2 हो गया। रेडियस r/2 हो गया तो मास m/8 हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, r का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा। वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल ही मास होता है। अच्छा, इसका 7m/8 कह रहा है इस पे डिपॉजिट हो गया, तो इसका मास अब कितना हो गया? इस पे कुछ डिपोजिशन हो गया इस तरह से। ऑलरेडी इसका मास 2m था, ये रेडियस r था, इस पे थोड़ा डिपोजिशन हो गया। कितने मास का डिपोजिशन हुआ? इसका मास का डिपोजिशन हुआ 7m/8। तो भाई अब बताओ, स्केप स्पीड पूछ रहा है, तो व्हाट इज स्केप स्पीड ऑन A? रूट ऑफ 2gm, 2g, m की जगह क्या होगा? m/8, r की जगह क्या होगा? r/2। तो ध्यान से देखो, इट इज 4
बाई 8, तो ये हो गया GM अपॉन 2R, ये VA हो गया, ठीक है। 4/8 रूट ऑफ GM/2R। अब यहां पे मुझे VB चाहिए, तो VB फिर वही फॉर्मूला 2G, इसका मास कितना है 2m प्लस 7m/8, तो 2m प्लस 7/8 16 प्लस 7, दिस इज 23/8 m, और न्यू रेडियस 2gm अपॉन r न्यू, इसका न्यू रेडियस मुझे चाहिए। तो ठीक है भाई, एक बार बताओ, यहां पे जो वॉल्यूम यहां से गया है वही वॉल्यूम यहां पे डिपॉजिट हुआ है, तो ये बताओ 4/3 पाई आर क्यूब पहले वॉल्यूम था, अब बचा कितना 1/8 इसका बचा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का 7/8 इतना वॉल्यूम उड़ा है, यहां से इतना वॉल्यूम ऑफ मास उड़ गया, वही इस पे डिपॉजिट हुआ, तो इतना ही वॉल्यूम होगा। अब बताओ, ये बताओ यहां पे रेडियस कितना था r, अब न्यू रेडियस आपको फाइंड करना है, इट इज 4/3 पाई, इट इज r न्यू का क्यूब माइनस r क्यूब, दिस विल बी, भाई जो मास यहां से उड़ा वही मास यहां पे डिपॉजिट हो गया, और डेंसिटी भी नहीं चेंज हुई, सिमिलर तरीके से तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये पहले r रेडियस था, अब कितना हो गया, इट इज योर न्यू रेडियस, न्यू रेडियस इज r न्यू का क्यूब माइनस r क्यूब, 4/3 पाई कट गए, तो ये कितना बचेगा, इट विल बी r क्यूब, इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/8 r क्यूब, दिस विल बी r न्यू का क्यूब। तो व्हाट इज न्यू रेडियस, न्यू रेडियस आ जाएगा, इट इज 15/8 रेज टू द पावर 1/3, दिस मच r, तो बस यहां पे रख दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू, इट इज G इंटू m, और ये बाई 4 हो जाएगा, दिस विल बी बाई 4, और r न्यू ये हो जाएगा 15 रेज टू द पावर 1/3 ओवर 8 रेज टू द पावर 1/3, और यहां पे r होगा, तो ये देखिए 8 रेज टू द पावर 1/3 है, तो 2 हो जाएगा, तो इट इज GM अपॉन ये 2 यहां पे 4 यहां पे, तो 2 इंटू 15 रेज टू द पावर 1/3 r, ये हो जाएगा। आई थिंक ये अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो अब बताओ VA अपॉन VB, दिस इज, दे आर आस्किंग फॉर VA, अच्छा यहां पे एक 23 का भी टर्म था, ये 23 का टर्म था, मास इसका 2m प्लस, इट इज योर 2m हो गया, 2m प्लस 7m/8, तो वो 23m, और बस r रखना है, तो r आ गया 15/8, तो यहां से VA अपॉन VB, व्हाट इज VA अपॉन VB, VA अपॉन VB फाइंड कर लीजिए, दिस विल कम आउट, आपका कितना हो जाएगा, रूट GM/2R तो सेम है, तो ये हो जाएगा VA अपॉन VB, और क्या पूछ रहे हैं एक मिनट देख लें, चेक कर लें, VB अपॉन VA पूछ रहे हैं, तो VB अपॉन VA, ओके, तो ये VB अपॉन VA पूछ रहे हैं, तो दिस विल कम आउट VB अपॉन VA, दिस विल बी रूट ऑफ 23 अपॉन 15 रेज टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा, इसी को 10n बोल रहे हैं, तो 10n इज 23, तो n की वैल्यू आ गई 2.3, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मेनली नया रेडियस फाइंड करना था, ठीक है, थैंक यू। यस, अच्छा ये देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उस समय
देखिए 2014 के आसपास मार्स पे अर्थ इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था जो मार्स पे गया था। वैसे 2014 के बाद गया था, लेकिन इसका प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो सैटेलाइट को लेके क्वेश्चन जेईई मेन भी ज्यादा पूछता है। तो ये कह रहे हैं कि अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो मार्स के ऑर्बिट में चला गया। तो यहां से मार्स के ऑर्बिट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। भाई अभी देखो अर्थ इस सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, इसका आपको रेडियस मालूम ही है, तो टी स्क्वायर इज, और अब एक सैटेलाइट सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो चाहे सैटेलाइट हो चाहे कोई, भाई सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगाए चाहे मार्स चक्कर लगाए, इस अर्थ के अराउंड, देखो आवाज, देखो आवाज आ रही है, देखो हाँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो बस आराम से अर्थ के सन के अराउंड चाहे अर्थ चक्कर लगाए, चाहे जुपिटर चक्कर लगाए, चाहे कोई भी प्लैनेट चक्कर लगाए या सैटेलाइट चक्कर लगाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये बताओ यहां पे अब सिंपली कितना हो जाएगा, ये दिया है अर्थ का रेडियस ए ई गिवन है, तो इट इज, अब सैटेलाइट का जो मान लो उसका T2 अपॉन T1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा AE, सॉरी यहां पे हो जाएगा AE प्लस AM बाई 2 अपॉन AE, इट्स पावर 3/2, ये हो जाएगा। कैसे भाई? अरे भाई ये अगर सैटेलाइट यहां से यहां जाता है ये 2a हो जाएगा इसका, तो 2a, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस AM बाई 2, तो ये इसका a हो गया, और अर्थ के लिए a, ये a ही है, तो ये सिंपली बताओ कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.28, इट विल बी 3.78, its half is 1.89, तो ये हो गया 1.89 अपॉन 1.5, दिस रेज टू द पावर 3/2। इस तरह T2 की वैल्यू आ जाएगी, T1 की वैल्यू 365 है, क्योंकि अर्थ का सन के अराउंड टाइम पीरियड 365 है, दिस इंटू 1.89 अपॉन 1.5 रेज टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। अब देखो ये पूरा राउंड का टाइम पीरियड आया है, इसको तो हाफ ही राउंड लगाना है, इसके लिए जस्ट हाफ जो आपको टाइम चाहिए दैट इज T2/2। आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो दिस विल कम आउट नियरली 260, तो 260 ये आंसर आ जाएगा। तो मेनली ये फिर से क्वेश्चन था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे बेस, तो ये फिर से कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन ये देखते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे। यस, फिर ये देखिए टू प्लैनेट सिस्टम, वही हमने जो डबल स्टार सिस्टम बताया था कि कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन। टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग a common star in circular orbits of radius RA and RB. Two planets A and B are orbiting a common star in circular orbits of RA and RB respectively, with RB is 2RA. The planet B is 4√2 times more massive than planet A. The ratio LB upon LA of angular momentum of the planet B to that of A. ठीक है। अच्छा, ये मतलब एक सन के राउंड जैसे दो प्लैनेट हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं, ये आपस में अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस पे आपस में मूव नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन वो नहीं है। तो ये कॉमन स्टार है, उसके राउंड एक घूम रहा है और एक दूसरा घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पे टाइम पीरियड तो हम चाहे तो बता सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
लेकिन एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा mr² ओमेगा। ओमेगा तो चलो ठीक है, अच्छा रेडियस दिया ही है, हाँ तो ये भी आ जाएगा, आराम से हो सकता है, ठीक है। यस, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम इज mr² ओमेगा, ये होता है। एंगुलर मोमेंटम इज mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। इट इज mr² ओमेगा, ठीक है भाई। अब ये बताओ यहां से L1 अपॉन L2 कितना होगा? L1 अपॉन L2, दिस इज क्वेश्चन, फिर से देख ले, मासेस तो डिफरेंट नहीं, टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग कॉमन स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस RA एंड RB respectively with RB. The planet B is 4√2 times, मास भी अलग अलग है, B का मास 4√2 टाइम्स है दैट ऑफ A, मास भी अलग अलग, LB बाई LA पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू ω1 अपॉन ω2, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ω1 अपॉन ω2 हो जाएगा T2 अपॉन T1, ओके, ठीक है। और टाइम पीरियड m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, और T2 बाई T1 होगा R2 बाई R1, R2 बाई R1 रेज टू द पावर 3/2, तो ये सिंपली ये हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2 इंटू R1 अपॉन R2 रेज टू द पावर 1/2 बचेगा यहां पे। अब बस जो ये पूछ रहे हैं वो कर दो, L2 बाई L1 कर दो, m2 बाई m1, it will be m2 by m1 into r2 by r1, its under root. Mass of B is I think 4√2 times, 4√2 times. What is r2 and what is r1? देखते हैं, rb is 2 times rA दिया है, तो r2 by r1 ये √2 हो गया, तो 4 into 2 दिस इज 8, तो ये L2 by L1 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ठीक है, आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिए, अब बस इतना ही। अब इस पे बेस आप क्वेश्चंस करिए। मेनली आपने देखा क्या है, एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बेस्ड क्वेश्चन, दो मासेस हैं उनका, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल।